सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ाई करो। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी चीज पढ़ेंगे हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। प्लस टू साइंस मतलब 11 12 में जितने भी फंडामेंटल्स आएंगे वो तो कवर करेंगे, साथ में हम नीट एंड जेईई के जितने भी क्वेश्चन है वो भी धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक सेकंड थोड़ा इसमें आपका एडजस्ट हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। तो बच्चों स्टार्टिंग से ही किसी ने मुझे पूछा कि सर ये केमिस्ट्री का मतलब क्या है। बच्चों ध्यान से सुनिए, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो बच्चों केमिस्ट्री का मतलब ये होता है, इट इज a branch of science which deals with, so लिखिए बच्चों मेरे साथ, it is a branch of science which deals with composition, structure and properties of matter। तो मेरे प्यारे बच्चों ये साइंस का वो ब्रांच है। आप लोग क्या पढ़ रहे हो 11th में, क्या पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो। आप थोड़ी आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट साइंस पढ़ रहे हो, तो ये साइंस का ही ब्रांच है जो कि आपको क्या देगा बच्चों, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक मैटर का स्ट्रक्चर, एक मैटर का कंपोजिशन एंड एक मैटर का प्रॉपर्टी के बारे में जो साइंस का जो ब्रांच आपको डिटेल में एक अकाउंट देगा उसी को आप केमिस्ट्री बोलोगे। आपने बोला ठीक है सर, ठीक है सर। मैटर, इस मैटर का स्ट्रक्चर, इस मैटर का कंपोजिशन एंड इस मैटर का प्रॉपर्टी। पर सर पहले ये बताइए कि मैटर क्या होता है। अगर आप मैटर क्या होता है हमें बता देंगे तो फिर हम इसको कनेक्ट कर सकेंगे। कैसे ना, अगर मैटर के बारे में आप हमको डिटेल में बता देंगे तो हम बोल सकेंगे उस मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर का प्रॉपर्टी एंड मैटर का कंपोजिशन, वो हम आराम से बता सकेंगे। बट पहले ये बता दीजिए कि मैटर क्या होता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, मैटर से स्टार्ट करेंगे। एक बार अब मैटर का डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा तो फिर केमिस्ट्री का डेफिनेशन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बच्चों व्हाट इज मैटर, तो देखिए बच्चों इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपको नोट मिल जाएगा, आप आराम से भी लिख सकते हैं। तो मैटर क्या होता है बच्चों, एनीथिंग that has mass occupies some and can be felt by five sensory organ is called matter। तो बच्चों पहले तो हमने ये बोला केमिस्ट्री क्या होता है ना, केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच होता है जो कि आपको एक मैटर का स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन एंड इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में अकाउंट देगा। तो बोला ठीक है सर, बट पहले हमें ये बताइए कि मैटर क्या होता है। अगर मैटर क्या होता है हमें ये समझ में आ जाएगा, फिर हम उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी का अंदाज भी लगा लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं मैटर का डेफिनेशन। क्या है बच्चों, एनीथिंग दैट हैज मास। यूनिवर्स में, पूरा दुनिया में जितने भी चीजें, अगर किसी का मास होगा, बच्चों ध्यान से देखिए, मास होगा। सेकंड कंडीशन, ऑक्युपाई सम स्पेस, कुछ खाली जगह को ऑक्युपाई कर पा रहा होगा, ठीक है। और थर्ड में क्या है, कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसरी ऑर्गन। हमारे में 5 सेंसरी ऑर्गन, तो उन 5 सेंसरी ऑर्गन में से किसी भी कोई भी एक सेंसरी ऑर्गन अगर इसको फील कर रहा होगा, ये तीनों कंडीशन अगर सैटिस्फाई होंगे तभी हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, मैटर बोलेंगे। फिर से बोलते हैं बच्चों, एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्युपाई सम स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसरी ऑर्गन। दुनिया में कोई भी चीज ले लो, अगर उसका कुछ मास होगा, वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता होगा और हमारी 5 इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय उसको फील कर रहा होगा, ये तीनों कंडीशन अगर सैटिस्फाई होंगे तब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसको मैटर बोलेंगे। अब बोलोगे सर इतना बड़ा डेफिनेशन है, कोई छोटा सा एग्जांपल देंगे। बहुत सारे एग्जांपल देंगे, आपके सामने एक एग्जांपल रख रहे हैं, देखो बच्चों ये मार्कर है,
इसको मैटर बोल सकते हैं क्या? देखते हैं बच्चों होगा कि नहीं। पहला कंडीशन क्या है बच्चों, इसका कुछ मास होना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, देखो इसको नीचे डाल रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है। तो दुनिया में किसी भी चीज का मास होगा तो क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे जाएगा, इसका मतलब इसका मास है। चलो ठीक है। फिर ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है क्या? देखो बच्चों ये पूरा खाली जगह है, हमने इसको यहाँ पे अभी इसको खड़ा कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो खाली जगह था, इसी खाली जगह में वर्तमान ये देखो ये आ गया। अगर ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये जो खाली स्पेस था, उस स्पेस में से कुछ जगह को ये ऑक्युपाई कर रहा है। ओके सर, ठीक है। और फिर तीसरा कंडीशन, हमारा जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, उन 5 सेंसरी ऑर्गन में से कोई एक सेंसरी ऑर्गन इसको फील कर रहा है क्या? हाँ सर, डेफिनेटली। देखो मैंने इसको पकड़ा हुआ है, मेरा स्किन इसको फील कर रहा है, मेरा आंख उसको देख रहा है, दो सेंसरी ऑर्गन इसको फील कर रहे हैं, स्किन इसको टच कर रहा है, आंख उसको देख रहा है। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, इसीलिए इसको मैटर बोलेंगे। तो और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आप लोग बैठे हो मोबाइल पकड़ के, मोबाइल आपका मैटर है। आपके सामने, आपके साथ में आपके सिस्टर बैठे हुए, ब्रदर बैठे हुए, आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, वो मैटर है। आपने पेन पकड़ा है, वो मैटर है। आपने नोट पकड़ा है, वो मैटर है। क्योंकि सब आपके ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सा तीनों कंडीशन? उनका मास है, वो कुछ खाली स्थान ऑक्युपाई कर रहे हैं, मतलब कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। बच्चों स्पेस का मतलब समझ रहे हो ना, खाली जगह। देखो ये जगह पूरा खाली है, अब मैंने इसको यहाँ खड़ा कर दिया। अब देखो खाली जगह पे ये जगह आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जगह को इसने ऑक्युपाई कर रखा है। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मास है, ये कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा है, और आपकी 5 इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय इसको फील कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा है तो मेरा स्किन इसको फील कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, पर आंख इसको देख रहा है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और यहाँ पे हो भी रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। सिंपल सा फंडामेंटल। और कोई इसको एग्जाम्पल पूछेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि आपने दिया बच्चों। और इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ रहा है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर। आपको क्वेश्चन ये देगा कि इनमें से कौन आपका मैटर है। तो 4 ऑप्शन हम देंगे बच्चों। पहला है क्या बच्चों? लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिक करंट और एयर। बच्चों ऑलरेडी एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो बच्चों मुझे बोले इसका आंसर क्या होगा। सर कोई भी आंसर को हम डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का बच्चों फंडामेंटली यही होता है, आपको सब कुछ डेफिनेशन के हिसाब से ही सॉल्व करना होता है। तो बच्चों लाइट को पहले देखते हैं। हमने क्या बोला? मैटर होने के लिए 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। बच्चों क्या बोलिए, क्या लाइट का कोई मास है? क्या आप बोल रहे हो कि ऊपर से 5 किलो लाइट आ रहे हैं? कभी इसे बोला आप लोगों ने? नहीं। तो पहला कंडीशन ही डिससैटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये मैटर नहीं होगा। अच्छा, फिर साउंड देखिए। क्या आप बोल रहे हो कि सर आप बाहर से बोल रहे हो हमें 5 किलो साउंड सुनाई दे रहा है, ऐसा बोल रहे हो आप लोग? नहीं बच्चों, क्योंकि साउंड का मास ही नहीं है, तो इसका मतलब पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये भी मैटर नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट, क्या आप कभी बोल रहे हो कि मुझे 5 किलो करंट लगा, ऐसा कभी बोल रहे हो? इसका मतलब करंट का भी मास नहीं है, तो पहला कंडीशन ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी मैटर नहीं। अब लास्ट में एयर देखो बच्चों, तो सर एयर भी तो मैटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो सर आपने इसको ऐसे पकड़ लिया, तो इसके अंदर कितना एयर है? क्या बता सकते हो कितना एयर है? नहीं बता सकते। कहाँ कितना कितना वेट, कितना मास का एयर है? इसका मतलब ये मैटर नहीं होगा। बट बच्चों ये थोड़ा रॉन्ग नोशन है, तो इसको समझाते हैं बच्चों आपको। देखिए, आप अगर खाली जगह पे एयर को देखोगे तो आप उसको मास नहीं कर सकते। बट अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस एयर को एक बैलून के अंदर डाल दोगे, एक सिलेंडर के अंदर डाल दोगे, एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर डाल दोगे, तो आप उसका मास आप मेजर कर सकते हो। सर कैसे? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। सपोज ये आपका एक छोटा सा बैलून है, अब आपने इसको इन्फ्लेट कर दिया। अब देखो बच्चों, इसका मास था 10 ग्राम, इन्फ्लेट करने के बाद इसका मास हो गया 12 ग्राम। अब इसके अंदर जो एयर है इसका मास कितना होगा? देखो खाली बैलून का मास क्या था? 10 ग्राम। इन्फ्लेट करने के बाद उसका मास हो गया 12 ग्राम। तो इस एयर का मास कितना होगा? ना सर 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 ग्राम। इसका मतलब अगर आपने एयर को एक क्लोज्ड कंटेनर जैसे कि एक बैलून या फिर एक सिलेंडर के अंदर रखा,
तो आप उनका मास आप डिटरमिन कर सकते हो। तो पहला फंडामेंटल आपने बोला ओके सर, हाँ सर, तो मास डिटरमिन कर सकते हैं सर। आपने दूसरा कंडीशन क्या ये कोई स्थान कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है? डेफिनेटली बच्चों, देखो बच्चों ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसका जितना स्पेस है, ये जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, आपका एयर भी उतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। हाँ सर ठीक है। और आपका 5 इंद्रिय में से कोई एक इंद्रिय इसको फील कर रहा है एयर को। हाँ सर देखिए यहाँ पे फैन लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर पंखा लगा हुआ है बच्चों, इसका मतलब उसका हवा मेरे साथ आ रहा है, मेरे पे आ रहा है, मतलब मेरा स्किन इसको फील कर रहा है। इसका मतलब मेरे 5 इंद्रिय में से एक इंद्रिय इसको फील कर रहा है, मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए मेरे बच्चों एयर आपका मैटर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो मैटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इतना, मैटर की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा। हाँ ओके चलो, तो आ गया समझ में आपको? तो मैंने जो दो तीन कंडीशन आपके सामने प्रेजेंट किया, वो तीन कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों, वो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है सर, ओके ओके सर, ये हो गया। अब क्या, अब बच्चों स्टार्टिंग में चलते, हम मैटर क्या है समझ में आ गया हमें। तो मैटर का ध्यान से देखिए बच्चों, एक मैटर है तो इसका स्ट्रक्चर मतलब ये बना कैसे है, इसका कंपोजिशन, ये कौन कौन सी चीज से बना है, और उसका प्रॉपर्टी, ये कौन कौन सा प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करता है। केमिस्ट्री वो साइंस का ब्रांच है जो इसी के बारे में आपको डिटेल में एक नॉलेज देगा कि इस मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, इस मैटर का कंपोजिशन क्या है, और इस मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है। उसी के बारे में साइंस का जो ब्रांच आपको डिटेल में नॉलेज देगा, साइंस के उसी ब्रांच को आप क्या बोलते हो बच्चों? केमिस्ट्री। जैसे कि मैं आपको अभी आपका बायोडाटा पूछूंगा, आप क्या बोलोगे? पहले अपना नाम बोलोगे, फिर आपका आपका पेरेंट्स के नाम बोलोगे, फिर आपका होम टाउन बोलोगे, ये था आपका बायोडाटा। ऐसे मैटर का बायोडाटा का मतलब क्या होता है? मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है, वो मैटर का बायोडाटा है। तो साइंस का वो ब्रांच जो आपको मैटर की बायोडाटा देगा पूरा, उसी को बोलोगे। ये आपका प्राइमरी डेफिनेशन है। सर क्यों, कोई सेकेंडरी डेफिनेशन है क्या? हाँ बच्चों, एक एक बुक में एक सेकेंडरी डेफिनेशन भी देता है जो उतना छोटा सा डेफिनेशन है। सर क्या? याद रखना बच्चों, दुनिया में जितने भी मैटर है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी मैटर ले लो, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना है। एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या है बताएंगे बच्चों, ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये चैप्टर पूरा बताएंगे, डोंट वरी। बट एटम्स मॉलिक्यूल से ही आपका दुनिया में सभी मैटर 9th में पढ़ा होगा, दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से ही बने हैं। तो ठीक है सर, फिर तो इसीलिए केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। केमिस्ट्री को और क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री को और क्या बोलते हो? साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गया इसको साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है ना, वो मैटर का बायोडाटा आपको देता है, और मैटर आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जिसके बारे में पढ़ रहे हो वो कैसे बना है? एटम मॉलिक्यूल से। तो उसी के बारे में पढ़ना है केमिस्ट्री, तो इसलिए हमने बोल दिया साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन लिखो या फिर ये डेफिनेशन लिखो, दोनों आपका करेक्ट है। बस ये आपका प्राइमरी डेफिनेशन है, ये आपका सेकेंडरी डेफिनेशन। और ये कहां से आ रहा है? मैटर से आ रहा है। और मैटर क्या है आपके सामने लिखा है, इसका एग्जांपल क्या आपके सामने। तो ये है बच्चों आपका डिटेल अकाउंट ऑफ मैटर। अब इसको बच्चों क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसका? मैटर का। क्योंकि आपने सिर्फ बोल दिया बाहर से, जिसका वहां से कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा और जिसको हम फील कर रहे होंगे वो हो गया मैटर। ये तो बाहर का डेफिनेशन, वो तो 9th में भी आपने पढ़ा होगा, बट हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन। तो देखिए बच्चों, मैटर का अब पढ़ेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन। नोट के लिए ऑलरेडी बताना बच्चों, नोट दे देंगे। तो जो पढ़ा रहे हैं बच्चों, सिंपली इसको देखो समझो,
इजी चीज को भी देखो, थोड़ा डिफिकल्ट चीज है उसको भी देखो, समझो। केमिस्ट्री बहुत इजी है बच्चों, एक बार आपको समझ में आ गया ना, फिर आपको इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कुछ नहीं बच्चों इसमें। तो देखो बच्चों, हम प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, हमने क्या पढ़ेंगे अभी? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। किसका क्लासिफिकेशन? मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैटर को ना बच्चों आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। मैटर का पहला क्लासिफिकेशन जो है ना बच्चों, वो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या है डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी। और मैटर का जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर का जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा सर, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? अरे भाई नाम से ही पता चलता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री में नाम से ही आपका 90% सॉल्व हो जाएगा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है मैटर का, वो मैटर के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। सर फिजिकल स्टेट मतलब क्या? मतलब बाहर से कैसे दिखता है उस पर डिपेंड करता है। तो फिजिकल मैटर को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हो? 5 भाग में। वो क्या क्या है बच्चों, एक बार देख लीजिए। पहला है सॉलिड, दूसरा है बच्चों लिक्विड, तीसरा है बच्चों गैस, चौथा है बच्चों प्लाज्मा, और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों वो आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो बच्चों, अगर कोई बोलेगा मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलिए, आप बोलोगे मैटर क्या है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैटर है जिसका मास है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, 5 इंद्रिय में से कोई इंद्रिय इसको फील कर रहा है, वो है मैटर। बात खत्म। हाँ सर। दूसरा बात ये हुआ कि मैटर को क्लासिफाई कैसे करेंगे? दो तरीके से, फिजिकल और केमिकल। सर जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा उसको कैसे आप एनालाइज करोगे? सिंपली जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा, मतलब मैटर बाहर से कैसे दिखता है उस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होगा उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। सर कितने भाग में डिवाइड करेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। देखिए बच्चों, इनमें से ये चारों आपके सिलेबस में, ये आपका अंडर स्टडी, अभी भी इसके बारे में स्टडी चल रहा है, तो इसके बारे में भी बोलेंगे, सबके बारे में 4-4 लाइन बोलेंगे बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। चलो, हमने क्या बोला अभी बच्चों? जो भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ना बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बहुत बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। वो फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकंड ईयर हो, 11th हो या फिर 12th हो, आपके लिए इक्वली इंपोर्टेंट है बच्चों। तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत मजेदार लगेगी। और एक बात बोलेंगे बच्चों, आपका जो 12th है ना, 12th वो बहुत इजी है। 11th में बहुत सारे अच्छे अच्छे फंडामेंटल्स है, 12th को हमने जानबूझ के इजी किया ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स आ सके। तो 11th को अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो 12th में ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हालांकि रिलेशन कम है फिर भी, तो 11th को आपको ज्यादा इंपोर्टेंस देना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, 12th को सीरियस होते हैं, नहीं बच्चों आपको 11th को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि 12th में कुछ पढ़ने लायक ऐसा कोई चीज है नहीं, सिंपल है पूरा। 11th थोड़ा आपको चैलेंजिंग होगा तो 11th होगा, तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन डाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्यूचर आपके लिए क्या हो जाएगा, पूरा इजी हो जाएगा। तो बच्चों हमने इसको एक एक करके भी क्लासिफाई करेंगे। सर ये केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखिए बच्चों, जो मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है ना, वो फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना जान लीजिए इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। इसके बारे में बच्चों अभी नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये 5 अभी खत्म करेंगे। तो पहला प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर क्या है बच्चों? केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब केमिकल कंपोजिशन के ऊपर जो क्लासिफिकेशन होगा मैटर का, मतलब वो केमिकली कैसे अरेंज है, उसमें सिंगल एलिमेंट है, मल्टीपल एलिमेंट है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे है या फिर फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे नहीं है, वो सब जो क्लासिफिकेशन मैटर का देगा उसको बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर इसका भी बहुत सारे डिवाइड है। प्योर सब्सटेंस को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, एलिमेंट कंपाउंड, मिक्सचर को होमोजेनस हेटेरोजेनस, ये सब फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बच्चों इस फिजिकल क्लासिफिकेशन को वन बाय वन फिनिश करेंगे। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन का पहला सब पॉइंट है सॉलिड। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले बताएंगे जो सॉलिड स्टेट होता है ना वो होता क्या है। ज्यादा पॉइंट नहीं बच्चों, क्योंकि सेकंड ईयर में एक एक चैप्टर है, सॉलिड एक चैप्टर, लिक्विड एक चैप्टर, गैसेस तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे। तो बच्चों ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस 4-4 पॉइंट बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। सॉलिड,
जो सॉलिड स्टेट में मैटर होता है उनके बारे में पहला पॉइंट आपको बोलेंगे। तो क्या पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों? इट हैज डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। जो सॉलिड स्टेट होता है ना, जिस मैटर को आप सॉलिड बोलोगे उसका शेप भी एक डेफिनाइट ही होगा, उसका वॉल्यूम भी डेफिनाइट होगा। सर इसका क्या मतलब है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में जितने टाइप के सॉलिड है, देखो बच्चों हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं। सपोज ये एक सॉलिड है, देखो ये क्या है? क्यूब है। देखो ये क्यूब है, ओके, ये क्यूब है। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? हमने क्या बोला? डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। पहले डेफिनेट वॉल्यूम के बारे में आपको बोल रहे हैं। अच्छा हमने क्यूब ले लिया, एक क्यूब ले लिया, इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखो बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा ना सर? अगर इसका लेंथ है a, ब्रेथ a और इसका हाइट भी a, क्योंकि क्यूब का सब कुछ सेम होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू a इनटू a इनटू a इज इक्वल टू a। इसका मतलब दुनिया में जितने भी क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा सबके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला एक ही। ऐसे हमें क्यूबॉइड ले लिया, हमने ब्रिक ले लिया, तो क्यूबॉइड कैसे दिखता है? जैसे क्यूब ऐसे दिखता है, जैसे क्यूब ऐसे दिखता है, आपका क्यूबॉइड कैसे दिखता है बच्चों? ऐसे दिखता है। तो दुनिया में जितने भी क्यूबॉइड्स हैं, दुनिया में जितने भी क्यूबॉइड्स हैं, इनका जो वॉल्यूम होगा, दुनिया में जितने भी क्यूबॉइड्स हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो दुनिया में जितने भी क्यूबॉइड स्ट्रक्चर होगा उनका वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? मतलब सॉलिड का जो वॉल्यूम हो रहा है ना वो फिक्स्ड आ रहा है, डेफिनाइट, वो चेंज नहीं होगा। एक पर्टिकुलर शेप के लिए वही होगा। जितने भी क्यूब है सबके लिए क्यूब, जितने भी क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है वो जितना बड़ा हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिल्डिंग हो या फिर छोटा ब्रिक हो, फॉर्मूला एक ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। मतलब वॉल्यूम आपका डेफिनाइट। आपने स्फीयर ले लिया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ना सर? स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज आर? इसका रेडियस। मतलब दुनिया में जितना स्फीयर हो वो छोटा बॉल से लेके बड़ा आर्च तक आपका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, एक सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है ना वो डेफिनाइट होता है, वो फिक्स्ड होता है। आप लोग ओके सर? ठीक है सर। किसी भी चीज का सर इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, इसका आप बोलो डेफिनेट वॉल्यूम है, हाँ सर इसका तो कोई शेप नहीं है, ना ये क्यूबिक है, क्यूबॉइड है, ना ये स्फेरिकल है, ना ये सिलिंड्रिकल है, तो कोई अलग सा शेप कुछ दिख रहा है सर। इसका कैसे निकालेंगे? इसका निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे? भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सर कैसे? देखो बच्चों हमने ये ग्लास है, देखो ये ग्लास है, इसमें हमने पानी लिया, इसका वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? सिंपली इसको इसमें डाल दो, तो ये जितना वॉल्यूम का पानी अभी डिस्प्लेस किया वही है इस इंक का, इस इंक का वॉल्यूम, इस इंक बोतल का वॉल्यूम उतना है। क्या क्या हमने बस इसको पानी में डाल दिया, डालने से देखो कुछ कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, कुछ देखो यहां तक था लेवल, अब यहां चला गया, मतलब कुछ वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस कर रहा है। जितना वॉल्यूम का लिक्विड और पानी डिस्प्लेस किया उस लिक्विड का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस इंक बोतल। तो इसका यह मतलब हुआ बच्चों, दुनिया में आपके जितने भी सॉलिड्स हैं सबका वॉल्यूम आपका डेफिनाइट है। आपके लोग के सच ठीक है सर। फिर से शेप क्यों डेफिनाइट आपने बोला? शेप तो डेफिनाइट नहीं बोल सकते, शेप क्या चेंज नहीं होगा? नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों, देखो ये ग्लास है, इस ग्लास में हमने इस मार्कर को डाल दिया, क्या मार्कर का शेप चेंज हुआ? क्या मार्कर का शेप अभी स्फेरिकल हो गया? क्या मार्कर का शेप अभी क्यूबिकल हो गया? नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा मार्कर का शेप, मार्कर का शेप चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सॉलिड को आप किसी भी कंटेनर में डाल दो सॉलिड का शेप वही रहता है बच्चों, चाहे वो कंटेनर आपका ऐसा हो या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो। अगर आपने पत्थर को इधर डाला उस पत्थर का शेप तीनों में इक्वल ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। मतलब सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, कंटेनर की शेप के हिसाब से वो चेंज नहीं होता। सर क्यों सर सॉलिड का शेप क्यों सर फिक्स रहता है? सर क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि उसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं बच्चों, जोर से जुड़े हैं, टाइटली पैक्ड। उनके जो पार्टिकल्स है, उनके जो एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत जोर से जुड़े हुए हैं, तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका एक पर्टिकुलर शेप रहेगा। अभी इस मार्कर को कहीं पे भी डाल दो उसका शेप चेंज होगा क्या? नहीं होगा। बट इस पानी को हमने ग्लास पे रखा,
फिर हमने इस पानी को नीचे डाल दिया, तो क्या वही शेप रहेगा? नहीं, शेप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, तो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड में पार्टिकल इतने रिजिड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उन अपने पोजीशन को पूरा टाइटली है, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल उनको पूरा टाइटली से पैक करके बैठा हुआ है, उनके साथ खड़ा हुआ है। तो कोई अगर मेरे पास आके ऐसे खड़ा रहेगा तो क्या मैं हिल सकता हूँ? नहीं। तो क्या मैं अपना शेप चेंज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे अपना शेप चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा? पहले देखो मेरा शेप ऐसा, मैं अभी ऐसे करूंगा, तो मतलब मेरा शेप ये हो गया, अब मेरा शेप ये हो गया, अब मेरा शेप ये हो गया, क्योंकि मैं अपना बॉडी पार्ट को फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ। बट अगर मैंने मुझे कोई स्क्वीज कर देगा, ऐसे चारों ओर से स्क्वीज कर देगा, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, जैसे बस में आप बहुत भीड़ वाला बस है, आप ऐसे खड़े, तो पार्टिकल आपका मूव नहीं कर सकते, तो आपका शेप क्या होगा? वही फिक्स्ड रहेगा, 10 किलोमीटर तक ऐसे ही खड़े रहोगे। यही होता है फंडामेंटल। तो सॉलिड का शेप भी डेफिनेट होता है, सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। आपने बोला कि सर सेकंड पॉइंट पे आपने बोला कुछ कुछ पॉइंट बोलेंगे, सभी के लिए हम चार पॉइंट ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक चैप्टर है, बस आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देंगे ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? इट इज इनकंप्रेसिबल। देखिए बच्चों, हमेशा याद रखना, आपका जो सॉलिड्स होता है ना, वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। सर क्यों कंप्रेस नहीं कर सकते सर? क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं है। जब आप कंप्रेस करते हो ना, आप किसको कंप्रेस करते हो? आप मॉलिक्यूल को कंप्रेस करते हो? नहीं, मॉलिक्यूल आपका हार्ड स्फीयर है बच्चों, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। आप किसको कंप्रेस कर रहे हो? आप कंप्रेस कर रहे हो खाली जगह को। आप कंप्रेस कर रहे हो इनके बीच में जो स्पेस है। जैसे कि ये आपके लिए बोतल है, इस बोतल को अगर आप ओपन कर देंगे, आप इस बोतल को आराम से कंप्रेस करके कंप्रेस कर दिया। देखो बच्चों, क्यों? क्या आप बोतल को कंप्रेस कर रहे हो? नहीं, इसके अंदर जो एयर है उसको कंप्रेस कर रहे हो। क्यों एयर को कंप्रेस किया? क्योंकि एयर में बहुत खाली जगह है, क्योंकि एयर गैस पड़ेगी इसकी बात। जहां पे खाली जगह रहेगा उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्पेस है, हम आराम से अपना दोनों हाथ को दबा रहे हैं, आराम से नजदीक ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आराम से कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि एयर में बहुत सारे खाली जगह। बट इसे ही बच्चों, अगर आप देखो ये आपका क्या है? एक सॉलिड है, तो क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हो? देखो हमने बहुत ट्राई किया, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है ही नहीं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़े हैं, टाइटली पैक्ड, तो खाली जगह है ही नहीं, तो कंप्रेस कैसे करो? तो इसलिए हमने क्या लिखा? दिस इनकंप्रेसिबल। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों? तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज रिजिड। जो सॉलिड्स होते हैं ना, वो रिजिड होते हैं। सर रिजिड मतलब क्या? जिसका फिक्स्ड शेप होता है, वो तो बोल दिया, फिक्स्ड शेप, शेप चेंज नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली जुड़े हैं, वो हिल ही नहीं सकते, वो मूव नहीं कर सकते। शेप कैसे चेंज होगा? शेप चेंज नहीं हो सकता। तो एक साल बाद भी आप एक पत्थर को अपने रूम में रख के जाओ, अपने घर में रख के जाओ, एक साल बाद आओगे रूम ओपन करो तो पत्थर वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिजिड बोलेंगे। रिजिड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप मतलब जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, रिजिड बोलते हैं इसको। ये किसका अपोजिट है? फ्लूइड का अपोजिट है। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकते हैं, रिजिड मतलब जिनका शेप फिक्स है, जो फ्लो नहीं कर सकते। तो सॉलिड क्या है आपका? रिजिड। और आपका फोर्थ पॉइंट क्या है? इट डज नॉट फिल द कंटेनर। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, इट डज नॉट फिल द कंटेनर इन व्हिच बच्चों देखो, हम क्या बोलेंगे? ये कोई भी कंटेनर पे डाल दो, क्या ये इस कंटेनर को कंप्लीटली फिल करेगा? एक छोटा सा एग्जांपल देखो बच्चों, ये एक ग्लास है, कंटेनर है, ओके, सपोज ये क्लोज हो या ओपन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने उस पे ये मार्कर डाल दिया। ये सॉलिड का मार्कर क्या है? सॉलिड है। तो क्या मार्कर इस कंटेनर को कंप्लीटली फिल अप कर रहा है? नहीं। सर क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों देखो मार्कर यहाँ है, तो यहाँ पे देखो खाली जगह है, तो मैं अपना अंगुली डाल रहा हूँ, कोई खाली जगह, मतलब ये मार्कर उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल अप नहीं कर रहा है। मतलब आप सॉलिड को किसी भी कंटेनर में डालोगे तो सॉलिड उसको कंप्लीटली फिल्ड अप नहीं करता। ओके, आया समझ में? चलो बच्चों, ये था आपका पहला फंडामेंटल। अब चलेंगे बच्चों लिक्विड। सर रबर बैंड को तो स्ट्रेच कर सकते हैं, वो भी तो एक सॉलिड है। देखो, आप रबर बैंड क्यों, आप स्पॉन्ज ही बोल सकते हो, हम स्पॉन्ज को ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं।
क्योंकि आप जब स्पॉन्ज को कंप्रेस करने के बाद बोल रहे हो ना बेटा, उस स्पॉन्ज को जो कंप्रेस करो ना उसके अंदर एयर होता है। अब रबर बैंड को जो स्ट्रेच कर रहे हो या फिर कंप्रेस कर रहे हो ना, रबर का काट के देखो, उसके अंदर छोटा छोटा एयर स्पेस होगा, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो। जब आप स्पॉन्ज को कंप्रेस कर रहे हो, आप स्पॉन्ज सॉलिड है फिर भी कैसे कंप्रेस कर रहे हो? क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं। आप काट के देखो स्पॉन्ज को, आपको छोटे छोटे एयर बैग्स मिलेंगे, उसमें बहुत सारे एयर्स होते हैं। तो एयर को आप कंप्रेस कर रहे हो, वही तो बोल रहे बार बार, रबर हो या फिर स्पॉन्ज हो, आप इसको कंप्रेस क्यों कर पा रहे हो? इसीलिए कंप्रेस कर पा रहे हो कि उनके अंदर एयर है और आप लोग एयर को कंप्रेस कर रहे हो। जहां पे एयर नहीं होगा आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ये एक दो एक्सेप्शनल केस है। बहुत सारे सॉफ्ट मेटल भी होते हैं जैसे सोडियम, उसको भी आप थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो। सर कैसे? सोडियम तो सॉलिड है, इनफैक्ट एक मेटल है, तो इसको कैसे कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि सॉफ्ट मेटल है। सर सॉफ्ट क्यों है वो तो फ्यूचर में पढ़ोगे, सॉफ्ट क्यों है सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। बट उसको कंप्रेस क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसमें छोटे छोटे एयर सैक्यूल्स होते हैं। सैक्यूल्स मतलब एयर सैक बैग, छोटे छोटे। एक काम करो, आप घर में एक लाओ जो स्माइल बॉल होता है, स्माइल जिसको आप प्रेस करते हो, छोटे बच्चे खेलते हैं, उसको काट दो इससे, देखो छोटे छोटे एयर बैग होंगे अंदर, उसी के वजह से आप इसको कंप्रेस कर रहे हो। तो बच्चों अब चलेंगे हमारे दूसरे पार्ट में, दैट इज लिक्विड। पानी का लिक्विड, ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका क्या होता है बच्चों? पहला वर्ड क्या लिखेंगे? इतिहास, इतिहास, डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड में भी वही था, डेफिनाइट वॉल्यूम था, बट नो डेफिनाइट शेप। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो डेफिनाइट होता है, बट उसका शेप डेफिनाइट नहीं होता। सर ऐसा क्यों बोला आपने? सर क्यों ऐसा बोला? अरे बच्चों, एक लिक्विड को, उतने ही लिक्विड को आप डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में डालोगे ना, वो कंटेनर की शेप ले लेगा। सपोज आपने 200 ml का लिक्विड दिया, 200 ml के लिक्विड को आपने ऐसे कंटेनर में डाला, तो देखो ये ऐसा शेप ले लिया। कैसे? ऐसा शेप ले लिया। अब उसी 200 ml को आपने ऐसे कंटेनर में डाला तो अभी ऐसा शेप ले लिया। उसी 200 ml को आपने ऐसे कंटेनर में डाला तो ऐसा शेप ले लिया। इसका क्या मतलब है बच्चों? इन तीनों कंडीशन में देखो बच्चों, आपका वॉल्यूम 200 ml है, वॉल्यूम चेंज नहीं किया, बट लिक्विड का शेप डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। मतलब आप जिस कंटेनर में लिक्विड को रख रहे हो, उसी कंटेनर का शेप वो ऑक्युपाई कर, उसी कंटेनर का शेप वो ले रहा है। मतलब अभी लिक्विड का शेप पूछेगा, क्या बोलेगा? आप बोलोगे ऐसा। अगर यहाँ पे कोई लिक्विड का शेप पूछेगा, आप बोलोगे ऐसा है। यहाँ कोई लिक्विड का शेप पूछेगा, आप बोलोगे ऐसे। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। और ये किसका शेप लेता है? कंटेनर का शेप लेता है। तो कैसा वॉल्यूम फिक्स होगा? हाँ सर कैसे? अरे भाई आप एक काम करो, इसको ना, इसको पहले मेजर कर लो, किसका वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम कितना है। सर आपने बोला इसका वॉल्यूम है सपोज 200 ml, आपको मालूम कितना पड़ेगा? आपने एक मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, इसको पहले मेजर कर दिया 200 ml, इसको यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे डाला, फिर इसको यहाँ पे डाला, डालने के बाद फिर से आपने इसको मेजर किया। अब देखोगे बच्चों, आपका वॉल्यूम वही 200 ml ही आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में डालने के बाद आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वही फिक्स्ड 200 ml ही मिलेगा। क्योंकि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, चेंज क्या होता है? उसका शेप चेंज होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, क्योंकि कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, वही 200 ml का देखो ये कैसा शेप है, कैसा शेप है, कैसा शेप, अलग अलग कंटेनर के लिए अलग अलग शेप, बट वॉल्यूम सबके लिए वही 200 200 200। ये बच्चों पहला फंडामेंटल है। अब चलेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी। तो लिक्विड क्या कंप्रेसिबल है? नहीं बच्चों, इट इज ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। इट इज ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। मेरे प्यारे बच्चों, अब ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है? सर इनकंप्रेसिबल बोल दीजिए ना, ये तो कंप्रेसिबल बोल दीजिए। नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे अभी, देखो यहाँ पे अभी हमने पानी रखा है, देखो लिक्विड पानी क्या है? लिक्विड, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा कंप्रेस हो रहा है, थोड़ा सा कंप्रेस। अब इसको पूरा भर देंगे और कंप्रेस करना स्टार्ट करो। देखो बच्चों, इतना थोड़ा सा कंप्रेस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चों लिक्विड आपका कंप्रेसिबल नहीं होता, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें भी आपका स्पेस बहुत 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 कम है। तो अगर कंप्रेस होगा भी ना,
तो कोई अगर पहलवान आदमी आएगा वो थोड़ा इसको कंप्रेस कर पाएगा। अगर आप इसको पानी का फिल करके इस लीड को टाइट करके दोगे तो इसके अंदर भी एयर नहीं रहेगा। तो आप इसको प्रेस करना चाहो ना, आप थोड़ा इतना ही, बस इतना सा आप प्रेस कर सकते हो, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। आप इसको इतना भी कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ गया बच्चों? अब तीसरा क्या है, ये क्या है, इट इज फ्लूइड इन नेचर। सर फ्लूइड का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हिच कैन फ्लो। फ्लूइड मतलब व्हिच कैन फ्लो, मतलब जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड। तो क्या ये फ्लो कर सकते हैं सर? डेफिनेटली। आप ग्लास में पानी रखो, इसमें स्पर्श पे डाल दो, आपको देखो ये फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला बच्चों? आपने लिक्विड को फ्लूइड बोल सकते हो। सर क्यों? क्योंकि लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में, इसलिए फ्लो करते हैं। इसलिए हम लिक्विड को कभी कभी क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। अब देखो बच्चों, चौथे पॉइंट में क्या लिखा, हमने क्या बोला सॉलिड के टाइम में, जिस कंटेनर में इसको डालोगे क्या वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल अप करेगा? नहीं, इट डज नॉट फिल द कंटेनर इन व्हिच इट इज केप्ट। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपने लिक्विड को, मैंने देखो ये कंटेनर है, ओके, कुछ कर दिया, इसमें देखो कितना पानी है, इतना पानी है। तो इतना पानी डालने से क्या ये जो सपोज 50 ml का पानी है, क्या ये कंटेनर को फिल कर रहा है? नहीं, कंटेनर को कहां फिल कर रहा है, इतना तो खाली है अभी तक। इसका क्या मतलब हुआ, आप जितना वॉल्यूम डालोगे उतना वॉल्यूम पानी आपको मिलेगा। ये कंटेनर को कंप्लीटली फिलअप नहीं करेगा। अगर फिलअप करता है, ये आपको खाली जगह थोड़ी मिल जाएगी, ये खाली जगह। तो आप जितना सपोज आप फुल पूरा फिल कर दोगे तो अभी खाली नहीं रहेगा। मतलब आप जितना वॉल्यूम डालोगे वो उसी हिसाब से रहेगा। आप ऐसा नहीं कि इतना वॉल्यूम डालोगे या फिर इतना डालोगे वो कंटेनर को फिल कर देगा, ऐसा नहीं। आप जितना वॉल्यूम डालोगे वो उस हिसाब से कंटेनर को फिल करेगा। ये ग्लास का वॉल्यूम है 100 ml, हमने 50 ml डाला तो यहाँ तक फिल होगा, 60 ml डालेंगे यहाँ तक फिल होगा। मतलब जिस कंटेनर में आप इसको डालोगे ना, इसको कंप्लीटली फिलअप नहीं करेगा। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऐसा नहीं बोल सकते। या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये कंटेनर को कंप्लीटली फिलअप नहीं करते, इसी को बार-बार इसमें स्ट्रेस करें, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ओके, चलो अब बच्चों आपका तीसरा स्टेट ऑफ मैटर। तो तीसरा स्टेट ऑफ मैटर क्या है बच्चों? आपका गैस। तो तीसरा स्टेट ऑफ मैटर जो कि आपका गैस है, उसमें क्या होता है बच्चों? पहला पॉइंट, इट नाइदर हैज डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। देखो बच्चों, ना इसका डेफिनाइट शेप है ना इसका डेफिनाइट वॉल्यूम है। साहब इसका गारंटी के साथ कैसे बोल सकते हो? अरे भाई, क्या गैस का कोई डेफिनाइट शेप हो सकता है? सर आप ऐसे गारंटी के साथ बोल सकते हो? डेफिनेटली। हमने क्या किया बच्चों, डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम को हम इजीली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, अब हमने देखा कि इसके अंदर 200 ml का गैस है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी ले लो, गैस। फिर हमने ऊपर से इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस किया। अब देखो कंप्रेस करने से अब देखो ये पिस्टन इधर आ गया। अब जितने भी गैस इधर थे अब इसके अंदर आ गए। मतलब क्या, पहले 200 ml था, हमने ऊपर से प्रेशर देके उसी 200 ml की गैस को हमने 100 ml में कन्वर्ट कर दिया। पहले पूछेंगे कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, आप बोलोगे 200 ml, और फिर गैस का वॉल्यूम क्या है, आप बोलोगे 200 ml। उतना अमाउंट ऑफ गैस का अब कितना वॉल्यूम है, 100 ml। सपोज आपने 50 ग्राम का ऑक्सीजन लिया, 50 ग्राम का ऑक्सीजन को आपने एक ऐसे कंटेनर में डाला, ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो पहले आपने देखा कि जब 50 ग्राम का ऑक्सीजन को आपने इधर डाला तो उसका वॉल्यूम था स्टार्टिंग में 200 ml। आपने बोला उसी 50 ग्राम ऑक्सीजन को आपने ऊपर से प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, प्रेशर दिया, तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आपने यहां तक आके रुके, तो आप यहां पे रुक गए। तो अभी उसी 50 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया।
इसका क्या मतलब है? मतलब उसी 50 ग्राम का ऑक्सीजन का वॉल्यूम 200 भी हो सकता है, उसी 50 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम 100 भी हो सकता है। तो क्या गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा? नहीं। और एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आपने उस गैस को आपने ऐसे कंटेनर में डाला, बोलो ओके सर, 50 ग्राम को, फिर आपने ऐसे कंटेनर में डाला, फिर आपने ऐसे कंटेनर में डाला। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, उसी 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को आपने डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर में डाला, तो क्या होता बच्चों? गैस का एक प्रॉपर्टी है, वो जिस कंटेनर में जाएगा ना उसको कंप्लीटली फिल अप करेगा। मतलब ये ऐसे कंप्लीटली उसके ईच एवरी कॉर्नर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगा, कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगा, कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगा। आप लोग ओके सर? तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों, अब ये 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा ना, इस क्लोज्ड कंटेनर का वॉल्यूम जैसा होगा। इस 50 ग्राम का ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा? इस रेक्टेंगल का जितना वॉल्यूम होगा। इस 50 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा? इस स्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा। मतलब उसी 50 ग्राम गैस का डिफरेंट कंटेनर के लिए वॉल्यूम डिफरेंट आ। इसका मतलब गैस का डेफिनेट वॉल्यूम है सर, डेफिनेटली शेप भी नहीं है क्या? कहां है बच्चों? उसी 50 ग्राम का देखो यहाँ पे कैसे शेप है, देखो स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, स्फीयर, कहां शेप है? उसी 50 ग्राम ऑक्सीजन का डिफरेंट शेप आ रहे हैं। मतलब जैसा कंटेनर का शेप है वही शेप वो भी ले रहा है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा। जैसे भी आप कंटेनर का शेप डाल दो गैस वही शेप ले लेगा। आपने कंटेनर का शेप ऐसे डाल दिया तो गैस वही शेप ले लेगा, आपने ऐसे डाल दिया तो गैस वही शेप ले लेगा। आप कैसे भी डालो गैस वही शेप ले लेगा, और उसका वॉल्यूम भी किसी कंटेनर की वॉल्यूम के साथ ही इक्वल। मतलब एक गैस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना गैस का डेफिनेट शेप होता है। कौन सा शेप लेता है? कंटेनर का शेप लेता है। वॉल्यूम क्यों डेफिनेट नहीं होता? क्योंकि डिफरेंट जगह पे आप कहीं भी 50 ग्राम ऑक्सीजन, 50 ग्राम, 100 ग्राम कोई भी ले लो, उसको डालो डिफरेंट कंटेनर में, उस कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और यहाँ पे देखो जितने भी कंटेनर है उनका वॉल्यूम अलग अलग है, इसका मतलब गैस का वॉल्यूम भी अलग अलग है। इसका ये मतलब हुआ कि 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का डिफरेंट वॉल्यूम आपको मिल रहा है। तो इसलिए गैस का ना बच्चों डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है बच्चों, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इन सब चीज को इतना इंपॉर्टेंट मत को, बस एंजॉय करके सुनो समझो, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? इट इज फ्लूइड नेचर। अच्छा बच्चों, हम जो लिक्विड के बारे में लिखे थे, लिक्विड के बारे में हमने क्या लिखा था? लिक्विड के बारे में हमने क्या लिखा था? ये फ्लूइड है। सर फ्लूइड क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसलिए क्योंकि ये फ्लो कर सकता है। सर ये फ्लो क्यों कर सकता है? क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नहीं है। किसमें? गैस में। तो फ्लूइड नेचर किसका सबसे ज्यादा होगा? आपका गैस का ज्यादा होगा, क्योंकि गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो आराम से पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो ये क्या लिखेंगे? इट इज फ्लूइड नेचर। अच्छा, अब देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी। इट इज कंप्रेसिबल। क्या गैस कंप्रेसिबल है? आप बोलोगे हाँ सर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गैस में आपके इतने सारे इंटरमोलिकुलर स्पेस है। गैस का जो पार्टिकल है वो ऐसे रहते हैं, सपोज ये गैस है, गैस का पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं, तो इनमें कितने इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो जब आप कंप्रेस करोगे ना, आप इस स्पेस को आराम से कंप्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आराम से आपने इसको कंप्रेस कर दिया। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल। और लास्ट में बच्चों, जो लास्ट वर्ड हमेशा हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्या ये जिस कंटेनर में रहेगा उसको कंप्लीटली फिल करेगा? हाँ, इट फिल्स द कंटेनर, इट फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली in which it is kept। ये जिस भी कंटेनर में रहेगा ना बच्चों उसको कंप्लीटली फिलअप कर देगा। यही तो हमने बोला, 50 ग्राम ऑक्सीजन को आपने जितने डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर में रखा वो गैस उसको कंप्लीटली फिलअप कर दिया। तो यही तो फंडामेंटल है जो कि न्यूमेरिकल में काम आएगा। गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर की वॉल्यूम के साथ इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि गैस क्या करता है बच्चों, जिस भी कंटेनर में रहेगा उसको कंप्लीटली फिलअप करेगा। उसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ गैस। फ्यूचर में गैसियस स्टेट में पढ़ाएंगे बच्चों एक प्रॉपर्टी गैस का। ये तो 4 प्रॉपर्टी पढ़ाया, इसका 15 प्रॉपर्टी है। 15 प्रॉपर्टी जब चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी फिर आपको डेमो यही बस फंडामेंटल दे देंगे।
इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं होमोजेनिटी। जिस भी जगह पे रखोगे वो उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगा। तो बच्चों ये था आपका गैस। अब चलेंगे बच्चों आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आपका जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना बच्चों, उसका नाम क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। देखो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, बट इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि हम सिंपली एक ही लाइन में इसका आंसर करेंगे, दीज आर आयोनाइज्ड गैस। देखो बच्चों, बस इतना करके छोड़ दो, क्योंकि आपके बुक में और 2-3 लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दीज आर आयोनाइज्ड गैस एट हाई टेम्परेचर। बच्चों ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर हाई करने से ही आपका गैस आयोनाइज होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट होंगे जिससे कि आपका गैस आयोनाइज हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हाई टेम्परेचर दोगे तभी कि गैस आयोनाइज हो जाएगा। चलो वो तो बात की बात है, बट इतना फिलहाल आपकी बुक को ही फॉलो करेंगे बच्चों। तो आगे जब आयोनाइज्ड गैस एट हाई टेम्परेचर, मतलब ये गैसियस स्टेट है फिर भी गैसियस स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि गैसियस स्टेट जो होता है ना वो रूम टेम्परेचर में होता है। यहाँ पे गैस घूम रही है कौन से टेम्परेचर में? रूम टेम्परेचर में। बट अगर हम इस रूम के टेम्परेचर को इतना ज्यादा कर देंगे, सर कितना ज्यादा, मतलब 3000 डिग्री, 4000 डिग्री, 200-300 से काम नहीं होगा, 5000 डिग्री ऐसे कर देंगे, तो ये अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी गैस नहीं बोलेंगे सर। कैसे? सपोज आपने देखो बच्चों, सपोज ये आपका एटम है, देखो एटम है, ओके, इसके बीच में क्या है? सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और चारों ओर क्या कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आपको तो पता है बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे बच्चों, थर्ड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। न्यूक्लियस आपका सेंटर में है और चारों ओर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। किसमें घूम रहे हैं? ऑर्बिट में घूम रहे हैं, डिफरेंट ऑर्बिट। ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। चलो आपने बोला ओके सर, हाँ। तो फिर क्या होगा? अब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो बहुत ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा? आप जब भी बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपने क्या पढ़ा बच्चों? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना बच्चों, मतलब आप एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, बिकॉज हीट इज ए फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के ऊपर की ऑर्बिट को जंप करता है। ये जान लो, पढ़ोगे फ्यूचर में। जब एनर्जी अब्सॉर्ब करता है ना इलेक्ट्रॉन, अपने जो ऑर्बिट पे वो घूम रहा है उस ऑर्बिट को छोड़ के हायर ऑर्बिट में जंप करता है। बट अगर तो वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब इतना ज्यादा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी पाके अब इस पूरे एटम को छोड़ के बाहर आ जाए। अगर ऐसा एनर्जी होगा, वो कब होगा? जब बहुत हाई टेम्परेचर होगा। तब क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के इधर आ गए, वो 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो एटम पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? ना सर, एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि एटम आपका न्यूट्रल है। जब आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब एटम पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन को फिर से आप एटम में ऐड करोगे, एटम न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि एटम शुरू से न्यूट्रल है। तो इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मतलब एटम पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को लिया बाहर, तो एटम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब अब क्या हो गया बच्चों? इसको छोटा करके दिखाएंगे। इसका मतलब अगर ये आपका एटम है, इसका आएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर। इसका मतलब आपने गैसियस एटम को किसमें कन्वर्ट कर दिया? आयन में कन्वर्ट कर दिया। सर कैसे? पॉजिटिव मतलब कैटायन, नेगेटिव मतलब आयन, दो टाइप का आयन हो गया। तो उसी को आप क्या बोलोगे? प्लाज्मा। अब इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? आयोनाइज्ड गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो बच्चों ऐसे करके ना हम इसमें बहुत सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ऐसे करके कभी-कभी न्यूट्रल भी मिल जाएगा, जो कि टेम्परेचर देने के बाद भी आपका आयोनाइज नहीं होंगे, ऐसे भी मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे बच्चों। इसी कंप्लीटली इसको क्या बोलेंगे? इसको प्लाज्मा बोलेंगे, मतलब आयोनाइज्ड गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ज्यादा करके आपने गैस को आयन में कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों की सर ठीक है? सर इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं? डेफिनेटली सन का जो सरफेस है, या फिर उसका अंदर थोड़ा जाओ तो सन के सरफेस में कौन सा गैस होता है बच्चों? हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है। तो इतना हाई टेम्परेचर होता है उसके सरफेस में, जिसमें आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम के जो एटम्स है वो आयोनाइज हो जाते हैं। तो आयोनाइज होने से उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। तो इसका मतलब यूनिवर्स में जितने स्टार्स हैं, सन क्या है? स्टार। तो जितने भी स्टार्स हैं वो सभी के सभी आपके प्लाज्मा है। इसका ये मतलब हुआ कि आपकी यूनिवर्स का 99.9% प्लाज्मा। बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, 99.9% इज प्लाज्मा।
तो सन के सरफेस में आप देखोगे बच्चों, सन के सरफेस में आपके बहुत सारे गैसियस एटम आयन में कन्वर्ट होकर घूम रहे हैं बच्चों, और उसी को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। तो सन और दुनिया में जितने स्टार्स आते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा। तो बच्चों ये है आपका पहला एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर सर और एक एग्जांपल दे सकते हैं डेफिनेटली, क्या? लाइटनिंग। देखो बच्चों लाइटनिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज प्लाज्मा? दीस आर आयोनाइज्ड गैस। जब गैस को बहुत ज्यादा टेंपरेचर देते हो तो इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एटम जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो एटम पे आएगा पॉजिटिव, तो कैटायन होगा आनायन होगा। जब गैस इसे आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे तब गैस को गैस नहीं बोलेंगे, उसको प्लाज्मा बोलेंगे। सिंपल सी बात है भाई। उसका पहला एग्जांपल हमने दिया सन का। सन के सरफेस में हाइड्रोजन हीलियम में, जो कि हाई टेंपरेचर में, सन के सरफेस का टेंपरेचर कितना होता है? 7000 केल्विन। उसमें क्या होता है बच्चों? वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होके क्या करेंगे बच्चों? अगर आयनाइज हो गए तो सिंपल सी बात है, अगर आयनाइज हो गए तो क्या होगा? अरे भाई आयनाइज हो गए तो उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गए, तो बस सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका? लाइटनिंग है। लाइटनिंग कैसे क्रिएट होता है? जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं। सपोज बच्चों ये एक बादल है और यहां से और एक बादल, अब दोनों में क्या हो गया? धक्का हो गया। जब धक्का होता है ना बच्चों तो चार्ज ट्रांसफर होता है। आप लोग के साथ सपोज इस बादल में आपका पॉजिटिव चार्ज, सपोज इस बादल में आपका भरपूर पॉजिटिव चार्ज है और इस बादल में आपका भरपूर नेगेटिव चार्ज है। ओके सर, ठीक। फिर क्या होगा? जब बच्चों यहां पे एक गैसियस एटम होगा, सपोज एक गैसियस एटम, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। ओके, तो ये कौन घूम रहा है? घूम रहा है, ये आपका एटम। सेंटर में न्यूक्लियस है, अब देखो चारों तरफ का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके सर, इसका डायग्राम चलो। ओके, तो एटम स्फेरिकल है, ये तो एक सेट हो गया। चलो स्फेरिकल, तो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसने क्या किया? इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, इस एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। और ऊपर से ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव इधर आ गया। ये वाला न्यूक्लियस का तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, मतलब अब ये एटम रहा ही नहीं। एटम किसमें कन्वर्ट हो गया? आयन में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस। तो इसका मतलब आपका ये जो हाई पॉजिटिव चार्ज था बादल में, इसने क्या कर दिया बच्चों? इस बादल की ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर अट्रैक्ट कर लिया और इसको धक्का देकर दूर धकेल दिया। इसका मतलब अब एटम फिर से आयन में कन्वर्ट हो गया। क्या यहाँ पे टेम्परेचर लगा? नहीं, बट एटम आपका आयन में कन्वर्ट हो गया। और जब एटम आयन में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा। तो सर अभी 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 क्या होगा? अरे भाई जब चार्ज डिफरेंस होता है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? लाइटनिंग। इसलिए तो जब लाइटनिंग होता है तो आपको ज्यादा करंट लगता है, क्योंकि बच्चों कोई छोटा मोटा चार्ज है नहीं बच्चों, बहुत ज्यादा चार्ज है, तो इसलिए आपको 12,000 वोल्ट का करंट लगेगा। इसलिए जब एक बिजली गिरता है ना, वो 10 हाथी को भी मार सकता है, इतना कैपेसिटी होता है उसमें करंट, उस चार्ज में। एक बिजली 10 हाथी को मार सकता है। तो इसीलिए बच्चों ये है लाइटनिंग, और ये क्या है बच्चों? एक प्लाज्मा। तो बच्चों ये था कुछ एग्जाम्पल। सर और भी एग्जाम्पल है क्या? आपने बोला सन एक एग्जाम्पल प्लाज्मा का, लाइटनिंग और भी हो सकता है, फ्लेम ऑफ फायर। तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? लाइटनिंग। तीसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? फ्लेम ऑफ फायर। फायर का जो फ्लेम है वो भी आपका प्लाज्मा है, क्योंकि आपके बहुत सारे गैस हैं, गैस के मालिक पार्टिकल्स हैं, जो कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो जल रहे हैं, तो आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसको प्लाज्मा बोलेंगे। सर सब कुछ ठीक है, आपने सन को प्लाज्मा बोल दिया क्योंकि आयनाइज्ड गैस है, बट सिर्फ ग्लो क्यों कर रहा है? ये फायर का फ्लेम ग्लो क्यों करता है? ये लाइटनिंग आपका ग्लो क्यों करता है? इतना लाइट कैसे आ रहा है? अरे भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, उसका जो वेलोसिटी होता है ना, वो लाइट की स्पीड और वेलोसिटी के साथ इक्वल होता है। तो लाइट के स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, जब वो एक दूसरे के साथ धक्का होंगे, ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये प्लाज्मा का, इसमें इलेक्ट्रॉन है, भरपूर इलेक्ट्रॉन है और साथ में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है,
जब इलेक्ट्रॉन आके जोर जोर से इसके साथ भी धक्का होगा, इसके साथ भी धक्का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है लाइट के स्पीड के साथ इक्वल। तो इतने जोर धक्के से क्या क्रिएट होगा बच्चों? फोटोन जनरेट होता है। और फोटोन का एनर्जी क्या होता है? h न्यू, hc/λ। तो इतना जोर से अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से धक्का होंगे तो क्या जनरेट होता है? लाइट जनरेट होता है। इसीलिए आपका सन आपका लाइट देता है, लाइटनिंग में आपको लाइट मिलता है, आपका सन की जो फ्लायर का फ्लेम में आपको लाइट मिलता है। तो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना जोर से ट्रैवल करता है, जब कोलाइड करेगा ना तो आपका क्या निकलेगा? जैसे चिंगारी। अब जो पत्थर को टकराओगे तो क्या निकलता है? चिंगारी, लाइट निकलता है ऐसे। तो पत्थर को आप कितना जोर से ले सकते हो? 50-60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इतने ज्यादा से नहीं ले सकते। बट मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सोचो, इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा होगा, कितना स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। थोड़ा सोचो बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में अगर कोई कोलाइड कर रहा होगा, कितना ज्यादा लाइट निकलेगा? ओके, उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। उसका एनर्जी क्या होता है? hc/λ। क्योंकि लाइट क्या होता है? इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका एनर्जी होता है h न्यू, hc/λ। तो बच्चों इसीलिए आपको ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, इसीलिए बच्चों आपको ये सब मिलता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया प्लाज्मा के बारे में, थोड़ा थोड़ा जानकारी हमने दे दिया। अच्छा, प्लाज्मा की और कुछ कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम अभी थोड़ा जानकारी लेंगे। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, एग्जांपल तो आता है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा, ऐसा करके एग्जांपल में आता है। तो आपको दूसरा और क्या चाहिए बच्चों? तो ये था पहला, बिफोर हमने गैस एट हाई टेंपरेचर। दूसरे पे क्या आएगा बच्चों? और क्या ऐसे फंडामेंटल, और क्या ऐसे फंडामेंटल है जो आप जान सकते हो? और क्या ऐसे फंडामेंटल है जो आप प्लाज्मा से जान सकते हो? तो देखो बच्चों, दीज आर neither definite shape nor definite volume। बच्चों प्लाज्मा का ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सर क्यों? क्योंकि गैस का ही फॉर्म है, कहां आएगा डेफिनेट शेप वॉल्यूम? नहीं आएगा, कि गैस का ही तो अल्टरनेट फॉर्म है, बस टेंपरेचर आपने बढ़ा दिया। फिर दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑलमोस्ट। सर क्यों? क्योंकि बच्चों 90% केस में ना आपको प्लाज्मा में जितना पॉजिटिव मिलेगा उतना नेगेटिव मिलेगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। इसलिए बच्चों ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बट these are electrically neutral, but हमेशा नहीं बच्चों, 90% केस में, but these can conduct electricity, these can conduct electricity। सर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब भी हमने प्लाज्मा का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, उसमें हमने ऐसे दिखाया, मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, इसमें डाउट नहीं रखना बच्चों। तो दिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़ ऑफ फ्री। आ गया समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, और बच्चों और एक चीज याद रखना, प्लाज्मा दो तरीके का होता है। एक होता है, these are two types, these are of two types। क्या क्या है बच्चों? एक होता है completely ionized प्लाज्मा, एक होता है बच्चों प्लाज्मा दो तरीके का होता है। एक होता है कंप्लीटली आयनाइज्ड प्लाज्मा। तो आपको इस हिसाब से देखना है क्या होता है कंप्लीटली पार्शियली, जो कि बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तो टाइम हो गया बच्चों 10:15 ऑलमोस्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में 2 मिनट पढ़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका ये वैल्यूएबल चैप्टर के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर। इसमें बहुत अच्छे चीजें है बच्चों। ये तो इंट्रोडक्टरी चल रहा है बच्चों, इंट्रोडक्टरी में कुछ कोई बड़ी बात है नहीं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छी चीज पढ़ेंगे और आप रेडी तैयार होके आना। नेक्स्ट क्लास मतलब मे बी कल होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.